नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी हनुआ की पत्नी का चौथा भाग। पिछले में आपने सुना कि हनुआ शांभवी को अपने साथ हुए शोषण के बारे में बता रही है। इस क्रम में एक टीचर ने उसका कैसे शोषण किया वह बताने जा रही है। लीजिए सुनिए चौथा भाग। वही जो अब मैं हूँ, थर्ड जेंडर। उस समय तो यह शब्द सुना भी नहीं था। तब के शब्द में हिजड़ा। उसी समय से मेरी आवाज़ के साथ साथ अब शरीर भी लड़कियों सी स्थिति में आने लगा। मेरे लड़कियों से कट्स बनने लगे। कमर, हिप, थाई लड़कियों सी करवी शेप लेने लगे। 11 होते होते निपुल लड़कियों की तरह बड़े बड़े इतने उभर है कि मोटी बनियान शर्ट पहनने पर भी साफ उभार दिखाई देता। माँ मेरी बनियान को पीछे से सिलकर खूब टाइट कर देती, मगर सारी कोशिश बेकार। स्कूल में साथी अब आवाज़ के साथ साथ इसको भी लेकर चिढ़ाने लगे। कुछ तो खींचतान नोच खसोट करते। इस पर मैं मारपीट करती। मैं स्कूल से आने के बाद घर से बाहर निकलना तो 2 साल पहले ही बंद कर चुकी थी। एक दिन मोहल्ले के एक लड़के ने मेरी पैंट खोलकर बदतमीजी करने की कोशिश की। उस दिन फिर उसके और हमारे घर वालों के बीच खूब मारपीट हुई। बिहार के दरभंगा जिले के उस छोटे से कस्बे में इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकती थी। उस दिन से मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया गया। उस दिन शाम को घर में चूल्हा भी नहीं जला। माँ बाप दोनों को ही मारपीट में कई जगह चोटें लगी थीं। डॉक्टर के यहाँ मरहम पट्टी करवानी पड़ी थी। शांभवी सुनकर आश्चर्यचकित होती हुई बोली, ओफो, इतना सब होता रहा तुम्हारी इस हालत के कारण। वाकई तुमने और तुम्हारे घर वालों ने बहुत बड़ी मुश्किलें झेली हैं। शांभवी, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे मैंने जो जो अपमान यातनाएं भोगी हैं, उनके अनगिनत घाव मुझे आज भी वैसे ही तड़पा रहे हैं जैसे तब तड़पाते थे। एक एक घटना गर्म आयरन रॉड की तरह आज भी मेरे शरीर से चिपकी हुई मुझे भयानक पीड़ा दे रही हैं। मेरी मुश्किलें इतनी बड़ी हैं कि उनका मैं आज तक और छोर ही नहीं ढूंढ पाई हूँ। अभी तक जो बताया वो मुश्किलें ही इतनी बड़ी हैं, इतनी पेनफुल हैं, तो और न जाने क्या क्या हो झेला होगा। शांभवी ने कहा, जब स्कूल बंद हो गया तो पढ़ाई कैसी हुई? हनुआ बोली, हुआ या कि उसी दिन रात को मेरी एक हनुआ वाली मौसी आ गई। मौसा जी, उनके बच्चे भी साथ थे। हनुआ वाली मौसी सुनकर शांभवी चौंकी। बीच में ही बोली, हनुआ वाली मौसी तुम्हारा नाम? और हाँ, अजीब बात है ना, बिल्कुल मेरे नाम की तरह। हुआ या कि जब मैं 3 साल की थी तब भी यह मौसी आई थी कुछ समय के लिए। उस वक्त ये मुझे इतना प्यार करती थी कि जब ये 8-10 दिन बाद जाने लगी तो मैं मौसी मौसी कहकर रोने लगी। लोगों ने सोचा उनके जाने के बाद चुप हो जाऊंगी, लेकिन मैं घंटों रोती रही। तो माँ और सब ने कहा, मौसी हनु आ गई हैं। असल में चित्रकूट जिले के पास हनुआ नाम का एक गाँव है। मौसी वहीं रहती हैं। तो सबने कहा हनु आ गई। यह सुनकर मैं कहना चाहती थी कि मैं भी हनुआ जाऊंगी, लेकिन पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय मैं आधा बोलती हनुआ हनुआ। अगले दिन उठी तो भी मैं हनुआ हनुआ कर रोने लगी। ऐसा कई दिन चला तो घर भर मुझे बाद में भी हनुआ कहने लगा और फिर यही मेरा नाम हो गया। आगे चलकर मेरे साथ यह नाम ऐसा चिपका कि अब खुद भी इससे छुटकारा नहीं चाहती। जिस चीज़ या बात से बहुत दिन जुड़ाव बना रहता है उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट हो ही जाता है। तो उस दिन तुम्हारी हनुआ मौसी ने क्या किया? सबको इंजर्ड देखकर तो घबरा गई होंगी, शांभवी ने पूछा। हाँ, दरवाजे पर जब नॉक किया तो पापा सशंकित हुए कि झगड़ा करने के लिए विरोधी गुट फिर तो नहीं आ गया है। यह सोचकर उन्होंने घर में एक कांटा रखा हुआ था, उसे ही हाथ में लेकर दरवाज़ा खोला। उनके ठीक पीछे अम्मा भी डंडा लिए खड़ी थी, एक हाथ में लालटेन लिए हुए। बाहर तो अंधेरा ही अंधेरा था। सामने मौसा को देखकर पापा अम्मा के जान में जान आई। अम्मा चहकती हुई बोली, अरे सुमन तू। पापा ने भी बढ़कर मौसा जी को नमस्ते किया और अंदर ले आए सबको। लेकिन अंदर आते ही उन लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, अरे ये सब क्या हुआ? ये चोटें, कांटा, लाठी? तो पापा अम्मा ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं भाई साहब, कभी कभी लड़ाई झगड़े में भी हाथ साफ कर लेना चाहिए।
पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद चाय नाश्ता खाना पीना सब रात 1 बजे तक चलता रहा और बातें भी। माँ पापा जानते थे कि कुछ भी छिपाना संभव नहीं है, तो सारी बातें साफ साफ बता दी। उनसे सलाह भी मांगी कि क्या करें, बाकी बच्चों का भी भविष्य देखना है। हम बच्चे तो सो गए, लेकिन बड़ों लोगों की बातें और देर तक चलती रहीं। अगले दिन भी विचार विमर्श चलता ही रहा। मौसा ने यह कहकर और डरा दिया कि हिजड़ों तक यह बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पता चलते ही वह सब इसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे, फिर तो और ज़्यादा बदनामी होगी। समस्या के एक से एक हल ढूंढे जाने लगे। यह हल सुनकर शायद तुम आज भी सहमत हो कि मेरे ब्रेस्ट को सर्जरी कराकर पूरी तरह खत्म कर देने की भी बात हो गई। मगर यह समाधान बेकार हुआ, क्योंकि माँ ने बड़ी दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा कि छाती तो सपाट हो जाएगी, लेकिन इसकी जांघों कूल्हों कमर का क्या करेंगे। अभी से 16-17 साल की लड़कियों से गदराई हुई हो रही है। माँ की इस बात जहाँ शुरू हुई थी वहीं पहुँचा दी। शांभवी बोली, हे भगवान, माँ बाप मौसा मौसी इस तरह भी सोच सकते। मेरे तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। तुम पर क्या बीती होगी? अनुआ बोली, बीती क्या, 11-12 की तो हो ही रही थी। बहुत डीपली तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लगी थी, बल्कि अपनी एज से कुछ ज़्यादा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। मेरे सारे भाई बहन मौसी के बच्चे सब आपस में घुल मिलकर खेल रहे थे। मैं गुमसुम घर का कोई कोना ढूंढती और वहीं छिपी रहने की कोशिश करती। उस दिन दोपहर होते होते मौसा ने समस्या से निपटने की जो योजना सामने रखी, पापा अम्मा को वह समझ में आ गई। मौसा ने साफ कहा, चुपचाप यहाँ मकान खेत सब बेच बास कर कहीं दूर जाके बसो, वहीं कोई काम धंधा जमाओ, और वहाँ मुझे लड़का बनाए रखने की कोशिश न करके जैसे दिखने लगी हूँ वही यानी लड़की बना के रखो। इससे कोई समस्या नहीं होगी। सबको यही सही लगा और फिर मौसा जी जो 2-4 दिन के लिए आए थे, वह उसी दिन शाम को अकेले हनुआ गए। काम भर के पैसे का इंतजाम कर हफ्ते भर बाद लौटे। इसके बाद मन मुताबिक जगह की खोज में बड़ौत आ गए और यहीं मेरी ज़िंदगी बदल गई। मौसी ने ही मेरा नाम सुशील से सुमिता कर दिया। अब मैं पैंट शर्ट की जगह सलवार सूट मेरी ड्रेस हो गई। यही मुझे पसंद भी थी। मौसी ही मेरे लिए 4 सेट कपड़े भी पहले ले आई। सब बच्चों को भी उन्होंने न जाने क्या क्या समझाया कि सब मिलजुल गई। वास्तव में अब मैं वह बन गई थी जो मैं फील करती थी। यहाँ कोई दूर दूर तक हम लोगों को जानने वाला नहीं था। वैसे भी हम लोगों का परिवार छोटा अंतर्मुखी है। मौसा के अलावा किसी से कोई संपर्क नहीं, दोस्त वगैरह भी नहीं। मौसा ने जो पैसा दिया था वह जब खेत मकान बिका दरभंगा का तो वापस किया गया। जो बचा हुआ बिजनेस में लगा दिया गया। संयोग से बिजनेस चल पड़ा और फिर 2-3 साल बीतते बीतते जिस मकान में किराए पर रहते थे उसी से कुछ किलोमीटर आगे पापा ने एक पुराना मकान खरीद लिया। उसी में आज भी सब रहते हैं। मकान काफ़ी पुराना था तो पापा बाद में धीरे धीरे उसे तुड़वा कर नया बनवाते गए। बाद के दिनों में मैं समझ पाई कि अगर यहाँ आकर पापा का काम धंधा न चल गया होता तो मुझ पर मनहूस होने के और आरोप लगते, मेरी मुश्किलें और बढ़ती। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अभी तो सबसे बड़ा घाव, सबसे बड़ी पीड़ा मिलनी बाकी है। यह सुनकर शांभवी ने पूछा, क्या इसके बाद भी अभी कुछ और होना बाकी है? हनुआ बोली, हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं है कि प्लेस और मेरा परिचय बदलते ही सब कुछ बढ़िया हो गया। शुरू में तो कई महीने लगे नए स्थान पर खुद को एडजस्ट करने में, पापा के बिजनेस को रफ्तार पकड़ने में। मैं अपने बदले रूप से कुछ ही राहत महसूस कर रही थी, लेकिन समस्या कोई खत्म तो हुई नहीं थी। मौसा के जिन मित्र के जरिए मकान वगैरह आसानी से मिल पाया था, उन्हीं के प्रयासों से ही हम तीनों बहनों का घर से थोड़ी दूर पर एक इंटर कॉलेज में एडमिशन हो गया, भाई का दूसरे स्कूल में। शिफ्टिंग के कारण हम भाई बहनों की पढ़ाई काफ़ी दिन बर्बाद हुई थी। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। मैं जिस कॉलेज में थी वह बस कस्बों में जैसे होते हैं वैसा ही था।
मैं अपने भीतर शुरू से ही यह मान कर चल रही थी कि मेरी पढ़ाई अन्य सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है। मुझे मेरी स्थिति ने समय से पहले बहुत कुछ सिखा समझा दिया था। मेरे साथ घर में जो व्यवहार होता था वह भी मुझे बहुत कुछ सिखाता समझाता था। माँ बाप ही नहीं, भाई बहन भी ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझ पर ही डालते थे, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लेती थी। इसीलिए पढ़ाई पिछड़ने के बाद भी मैंने जूनियर हाई स्कूल में अपनी क्लास में टॉप किया। पूरे स्कूल में मेरी दूसरी पोजीशन थी। स्कूल में मैं एकदम से सभी टीचर, सभी स्टूडेंट के बीच फेमस हो गई। मेरी क्लास टीचर नायला ने मुझे सिर आंखों पर बिठा लिया, क्योंकि उनकी भी खूब चर्चा हुई। मैं आज भी मानती हूँ कि वो एक इंटेलिजेंट टीचर हैं। वो अपने स्टूडेंट पर जितना ध्यान देती तो उसका आधा भी और देती रहती, तो हर साल उनकी कम से कम 3-4 स्टूडेंट टॉप 10 में जरूर रहती। वो लापरवाह किस्म की थी क्या? शांभवी ने पूछा। नहीं, लापरवाह तो नहीं कह सकती। एक्चुअली उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। उनके हस्बैंड वाराणसी में DLW हॉस्पिटल में सर्विस करते थे। वो चाहते थे कि मिसेज या तो नौकरी छोड़ दें या वाराणसी ही ट्रांसफ़र करा लें। नायला जी ने बहुत कोशिश की, मगर हो नहीं पा रहा था। बाद के दिनों में यह भी सुनने को मिला कि नायला जी नौकरी करें, वो यही नहीं चाहते थे। दोनों के बीच संबंध बहुत कटु थे। उनके 3 लड़के, 1 लड़की थी। नायला जी चाहती थी कि कम से कम लड़की को उनके ही पास रहने दें, लेकिन हस्बैंड कहते एक कस्बे में रखकर बच्चों का कैरियर बर्बाद नहीं करना। बच्चे वाराणसी में ही अपनी दादी पापा के पास रहते। नायला जी हर सैटरडे को अपने बच्चों के पास जाती और मंडे को लौट आती। घर से जब भी लौटती तो 1-2 दिन उनका मूड बहुत ख़राब रहता, क्योंकि हर बार पति से जमकर झगड़ा होता था। पति बार बार उन्हें तलाक देने की भी धमकी देते। एक बार जब वह ईद मनाकर लौटी तो साथ की टीचरों ने अमूमन जैसा होता है ऐसे मौक़ों पर सिवई वगैरह की बात कर दी। पहले तो वह बड़ी फीकी सी हंसी के साथ सबको टालती रहीं, लेकिन अचानक ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इससे सभी सख्ते में आ गए। सभी टीचरों ने सॉरी बोलकर उन्हें चुप कराया। उस दिन क्या, फिर वह उस पूरे हफ्ते कोई क्लास ठीक से नहीं ले पाई और सैटरडे को हस्बैंड के पास गई भी नहीं। एक बार एक टीचर ने उन्हें सलाह दी कि जब हस्बैंड नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए नौकरी। इतने टेंशन के साथ जीने का क्या फ़ायदा। तब नाले जी ने जवाब दिया कि अगर जॉब छोड़ने से टेंशन खत्म होती तो मैं यह भी सोचती, मगर मैं जानती हूँ तब मेरी तकलीफ़ें और बढ़ेंगी। मुझे वो जीवन भर एक एक पैसे, एक एक चीज़ के लिए तरसा देंगे। मुझे वो घर में कैद एक नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं, बल्कि यह कहें कि नौकरानी से भी बदतर एक ऐसी मशीन, एक ऐसी गुलाम चाहते हैं जिसमें कोई इमोशंस, फीलिंग्स ही ना रहे, जो घर, बच्चे, उनकी माँ को देखे, A to Z काम करे और वो जब जैसे चाहें वैसे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करें। मैंने बार बार समझाया, आखिर कमाती तो हूँ सबके लिए ही ना। ज़्यादा पैसा होगा तो बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ज़्यादा अच्छी हो सकेगी, लेकिन मेरी बातें उनकी समझ में ही नहीं आती। और सास, वह जब तक जागती हैं तब तक बारूद के पलीते में आग ही लगाती रहती हैं। एक बुजुर्ग उससे पहले एक महिला के नाते वह झगड़ा खत्म कराने की कोशिश करेंगी, ऐसा सोचना सबसे बड़ी मूर्खता करने जैसा है। नायला जी ने आखिर में बड़े फायरी अंदाज में कहा कि मैंने इनसे, इनके सारे घर वालों से निकाह से पहले ही क्लियर कह दिया था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मेरे पेरेंट्स ने भी क्लियर कर दिया था कि सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है। नायला की सारी काबिलियत के बावजूद लाखों रुपए, रिश्वत, सालों रातों दिन दौड़ धूप के बाद मिली है। तब इन लोगों ने कहा, नहीं, नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो इसी का दौर चल रहा है। मगर निकाह के बमुश्किल 7 महीने बीते होंगे कि नौकरी से लेकर खाने पीने, पहनने, सभी चीज़ों पर सभी अपने हुक्म चलाने लगे। नायला जी इन सब की रिंग लीडर अपनी सास को अपनी खुशियों में आग लगाने वाली मानती हैं। मगर इन्हीं नायला जी को इस बात का शायद ही एहसास हो, शायद इन्होंने कभी फील किया हो कि उन्होंने कैसे मेरी लाइफ में आग लगाई। ऐसी आग की मैं चाहे जितनी बड़ी अचीवमेंट पा लूँ, मेरे हृदय पर जो आग लगाई है, जलाई है, वह इस जीवन में नहीं बुझेगी।
तभी बाहर कहीं करीब ही किसी ने बहुत तेज आवाज़ का पटाखा दगाया, जिसकी भयानक आवाज़ से दोनों चौंक उठी। रात 12 बज रहे थे, लेकिन सारे कानून को धता बताते हुए प्रतिबंधित आतिशबाजी अभी भी रह कर चल रही थी। हनुआ की बातें भी शांभवी के मन में आतिशबाजी ही कर रही थी। बाहर हुए धमाके से चौंकने के बाद उसने सेकंड भर में ही संभलते हुए पूछा, हनुआ क्या कह रही हो? तुम्हारी टीचर ऐसा क्या कर देंगी शांभवी? मैंने कहा ना कि मेरे साथ जो हुआ अभी तक उसे किसी को बताओ तो वो शॉक्ड हुए बिना नहीं रह सकेगा। नायला ने भी जो किया वो सुनकर तुम वैसे ही चौंकोगी जैसे अभी वे बाहर हुए धमाके से चौंकी थी। शांभवी ने पूछा, अरे ऐसा भी क्या है? हाँ शांभवी, नायला जी ने बरसों बरस मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। हनुआ ने बहुत ही दुखी होकर कहा। सुनते ही शांभवी चौंक कर बोली, क्या? कहते हुए शांभवी अपने बेड पर पूरी तरह उठकर बैठ गई। वह अब तक तकिया मोड़कर उसे ऊंचा किए उसी पर सिर टिकाए अधलेटी सी बातें सुन रही थी। मैंने कहा था ना शांभवी, ऐसी बातें जिसे सुनकर कोई चौंकेगा ही नहीं, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नायला जी ही हैं जिन्होंने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। हाँ, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो भी एक लेडी, तुम्हारी क्लास टीचर करेगी। ये शॉकिंग है, लेकिन शांभवी पूरी तरह सच है। ये आजकल गवर्नमेंट ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है ना, कि हर घर में टॉयलेट हो, कोई बाहर नहीं जाए। आज़ादी के बाद पहले मुख्य कामों में यह भी होता, तो अब तक 70 सालों तक टॉयलेट न होने के कारण बाहर जाने पर लाखों महिलाओं और लड़कियों की इज्जत न लूटी होती, उनकी हत्याएं नहीं हुई होती। यह तक की सरकारों का फेल्योर है जिसे खत्म करने की अब सोची गई। और देखते ही देखते बहुत काम हो गया। टॉयलेट की प्रॉब्लम ना होती तो मेरे साथ जो हुआ वह नहीं होता, और नायला जैसी इंटेलिजेंट लेडी मेरी घृणा का शिकार नहीं होती। वह टीचर जिसने मुझे उस रास्ते पर आगे बढ़ाया, मेरी बराबर हेल्प की, जिसके कारण मैं पेरेंट्स के इंटरेस्टेड ना होने के बावजूद भी बीटेक कर पाई, इंजीनियर बन गई और 3 बार सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुई। लेकिन वो नौकरियां सिक्योरिटी फोर्सेस की थी। वहाँ फिजिकल टेस्ट में मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाती, इसलिए मैंने कदम वापस खींच लिया। इसके बाद किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। न जाने कितने एग्ज़ाम दिए, अब तो याद भी नहीं कि किस किस के रिजल्ट आए, किसके नहीं। शांभवी ने कहा, हनुआ, शॉकिंग ये नहीं कि तुम्हारा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। दुनिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते रहते हैं। मेरे लिए शॉकिंग यह है कि तुम्हारा हुआ। कई बच्चों की माँ तुम्हारी लेडी टीचर ने किया, वह भी सालों साल, और तुम्हें बराबर आगे भी बढ़ाती रही। तुम्हारा उन्होंने कैरियर भी बनाया। वो तो मुझे हॉलीवुड की किसी साइकिक मूवी के मेन कैरेक्टर सी लग रही हैं कि तुम टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी और वो तुम्हें पकड़ लेती थी। हनुआ बोली, शायद तुम सही कह रही हो। वो कोई मनोरोगी भी हो सकती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ ने हो सकता है उन्हें साइकिक बना दिया हो। लेकिन टॉयलेट वाली बात तुम समझ नहीं पाई। हुआ या कि जिस कॉलेज में थी वह कस्बे का एक सरकारी कॉलेज था, जिसकी खस्ताहाल बिल्डिंग थी। स्टूडेंट और स्टाफ के लिए 2 टॉयलेट थे। उसमें स्टूडेंट वाला तो यूज़ के लायक ही नहीं बना था। स्टाफ वाले में ही हम स्टूडेंट भी जाते थे। दरवाजे उनकी कुंडियाँ ऐसी थी कि उन्हें बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं था, हल्का सा खींचते ही खुल जाते थे। उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भरसक दरवाज़ा बंद किया था। मैं उठकर खड़ी ही हो रही थी कि नायला जी आई और एकदम से दरवाज़ा खींचकर खोल दिया। मैं एक घुटी हुई चीख से निकालते हुए तड़पी। कपड़े बेहद टाइट होने के कारण मैं हड़बड़ाहट में उन्हें एकदम ऊपर खींच ही नहीं पाई, और मेरी प्राइवेसी नायला के सामने पूरी तरह तार तार हो गई। कुछ भी छिपाने को नहीं रह गया था। नायला जी भी मुझे एकदम अवाक स्टैचू बनी देखती रह गई। उस हड़बड़ाहट में भी मैं उनके चेहरे पर बार बार भाव बदलते जा रहे हैं यह समझ रही थी। मैं कपड़ों को ऊपर कर बांधते हुए बुरी तरह रोई जा रही थी। तब उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन तुम्हारे माँ बाप को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उनकी इस बात में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं बाहर निकल पाती कि तभी वह बोली, छुट्टी में जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। मैं निकल ही रही थी कि तभी 2 टीचर और आ गई। मुझे रोता देखकर उन दोनों ने एक साथ पूछा, अरे इसे क्या हुआ? मैं डरी कि नैला जी अब इन दोनों को भी सब बता देंगी, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से कहा, कुछ नहीं, मैं ज़रा जल्दी में थी, ध्यान दिया नहीं, दरवाज़ा खोल दिया, इसीलिए रो रही है। ये सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। उनमें से एक तुरंत बोली, इसमें इतना रोने की क्या बात है? यह भी लेडी हैं, जेंट्स तो नहीं। चलो जाओ क्लास में। मैं आंसू पोंछते हुए क्लास में पहुंच गई। शाम को छुट्टी से 1 पीरियड पहले ही नाला जी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मुझसे पूछताछ शुरू की तो मैंने सारी बात बता दी। पहले मारपीट, यहाँ शिफ्ट करने, सुशील से सुमिता बनने तक की सारी कहानी। मैं बार बार रो पड़ती तो उन्होंने उस दिन बहुत समझाया, यह विश्वास दिलाया कि कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अब मेरा करियर बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इतना पढ़ा लिखा दूंगी कि तुम नौकरी में अच्छी पोस्ट पर काम कर सकोगी। जब तुम्हारे पास पैसा होगा, पावर होगी, तो सभी तुम्हारे पीछे चलेंगे। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें अपने साथ बुला बुला कर रखेंगे। तब तुम्हें किसी से छिपने या डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम ओपनली बाकी लोगों की तरह खुलकर जी सकोगी, जो चाहोगी वह कर सकोगी। फिर उन्होंने कई ऐसी थर्ड जेंडर के बारे में बताया जो एक सक्सेसफुल लाइफ पूरी इज्जत के साथ जी रही हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त इतना प्रोत्साहित किया, इतना समझाया कि मैं सारी टेंशन ही भूल गई। मुझे लगा ही नहीं कि अभी कुछ देर पहले तक मैं बहुत डरी हुई परेशान थी। आखिर में बोली, ठीक है, घर जाओ। मैं उठकर उन्हें नमस्ते कर चलने लगी तो उन्होंने अचानक दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और जल्दी जल्दी मेरे गालों पर किस कर लिया। मैं उनके इस स्नेह प्यार से इतनी खुश हो गई कि बता नहीं सकती। उन्हें देखती खड़ी रह गई तो मुस्कुराती हुई बोली, जाओ। चलने को मुड़ी तो मेरी पीठ और हिप पर भी हल्की हल्की धौल जमा दी। अपनी टीचर के इस प्यार से मेरे कदम हवा में पड़ रहे थे। तब मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि इसी प्यार के पीछे वह डंक है जो बस कुछ ही दिनों में मुझे लगने वाला है। यह प्यार वह जाल है, वह छद्मा वर्ण है जो शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए फैला रहा है। ये डंक तुम्हें कितने समय बाद लगा? शांभवी ने पूछा। शांभवी का क्वेश्चन सुनकर हनुमान ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? शांभवी, नींद आती कहाँ है? मैं यहाँ हूँ तो मन कभी घर तो कभी अगले महीने की 7 तारीख पर चला जा रहा है। इस बार अच्छी MNC में जॉब मिली है। ऑफर लेटर मिल चुका है। सैलरी पैकेज जो मिला है वह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस जॉब को लेकर कि एक एक घंटे का इंतज़ार लगता है जैसे कई कई सालों का है। और इन सबसे बड़ी चीज़ ये कि तुम्हारी लाइफ, इसे सुनकर मैं इतना शॉक्ड हूँ कि सारी बातें सेकंड भर में जान लेना चाहती हूँ। अब इतने तरह के प्रेशर के बाद कहीं नींद आती है क्या? वैसे भी जब से हम लोग जॉब के लिए यहाँ आए हैं तब से खाने पीने, सोने जागने की कोई टाइमिंग रह गई है क्या? पर्सनल लाइफ क्या होती है या सब तो भूल ही गई हूँ। कभी कभी लगता है कि हम लोगों से अच्छी तो वो लड़कियाँ हैं जो जहाँ तक हुआ पढ़ी लिखी, पेरेंट्स ने शादी कर दी, अपने हस्बैंड बच्चों के साथ जी रही हैं। बेवजह सेल्फ डिपेंड होने का नशा पाल लिया। जब देखो तब नौकरी की चिंता, आज है कल रहेगी इसका पता नहीं। और सरकारी नौकरी सपने से कम नहीं, उसका तो सपना देखना भी पाप है। शांभवी ने बेड पर पहलू बदलते हुए अपनी बात कही। उसकी बातों में, आवाज़ में उसकी तकलीफ छलछला पड़ी थी, जिसे सुनकर हनुमान ने बड़ी गहराई से फील किया। कुछ देर तक चुप उसे देखती रही, फिर कहा, शांभवी, तुमने सेल्फ डिपेंड होने का जो डिसीजन लिया हुआ बिल्कुल ठीक है। हम लोग जैसी दुनिया में जी रहे हैं उसमें तो लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। पेरेंट्स सभी के जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी कर देना चाहते हैं,
मगर डाउरी की आंधी में लड़की पेरेंट्स दोनों की सारी इच्छाएं उड़ जाती हैं। लड़कियों को आगे बढ़ाने, सेल्फ डिपेंड बनाने की जो मेंटेलिटी डेवलप हुई अपने कंट्री में, मेरा मानना है वह ओनली डाउरी के ही कारण हुई। जिस तरह से लड़कियों को जलाया जाता है, उनका गला घोंटा जाता है, हाथ पैर तोड़ा जाता है, जहर दिया जाता है, इसके बाद तो लोगों के सामने यही एक सॉल्यूशन बचा है, क्योंकि डाउरी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसे अरेंज करने में ही पेरेंट्स दिवालिया हो जाते हैं। किसी तरह एक बार अरेंज कर शादी कर भी दो तो भी उसके बाद बराबर डिमांड बनी ही रहती है। पेरेंट्स, लड़की, सभी की सारी खुशियाँ इसी में तबाह हो जाती हैं। तुम सही कह रही हो अनुआ, तुम सही कह रही हो अनुआ। मेरे पेरेंट्स हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई कराते कराते फिनेंशियली इतना वीक हो गए हैं कि क्या बताऊं। हालत यह है कि कभी बिजली का बिल नहीं जमा होता है तो कभी हाउस वाटर टैक्स, कहीं घूमना फिरना तो जैसे हम लोग जानते ही नहीं। पहले जब डाउरी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं समझती थी तो यही सपने देखती थी कि पढ़ाई वढ़ाई में समय बर्बाद नहीं करूँगी, जल्दी से शादी करूँगी, 3-4 बच्चे पैदा करूँगी, उन्हें लेकर लाइफ को एंजॉय करूँगी। तब ऐसे सपने में और ज़्यादा देखने लगी थी जब अपनी कॉलोनी ही की एक लड़की की खूब धूमधाम से शादी, फिर उसके बच्चे आदमी को मायके आने पर देखती। वह परी सी दिखती थी। वह बड़ी रिच फैमिली में गई थी। जब अपनी बड़ी सी कार से आती तो उसे देखने के बाद मैं कई दिनों तक वैसी ही लाइफ के सपने देखती। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, अपने पेरेंट्स की फिनेंशियल हैसियत और डाउरी के अभिशाप को जाना, वैसे वैसे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए, भुला दिया ऐसे सपनों को। समझ गई कि अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, सेल्फ डिपेंड बनना है तो पढ़ना है, करियर बनाना है। हम सारे भाई बहनों ने यही किया। पेरेंट्स तो इसी चिंता में घुले जा रहे हैं कि लड़कियों की शादी कहाँ से करूं। हम सारे भाई बहन नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट ही सही, लेकिन बात वही है कि किसी की शादी के लिए लाखों रुपए 2-4 साल में तो इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। पेरेंट्स हम सबकी कुल इनकम का 50% जमा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी फैमिली की स्टैंडर्ड की शादी के लिए जितना चाहिए उतना इकट्ठा करते करते तो 10-15 साल निकल जाएंगे। तब तक तो हम बहनें 35-40 की हो जाएंगे। इस उम्र में शादी, और काहे की शादी। कुल मिलाकर यह कि हम बहनों का शादी के बारे में सोचना ही मूर्खता है, तो कम से कम मैंने तो सोचना बंद कर दिया है। भाई जब से नौकरी में लगा है तब से उसकी शादी के लिए लोग आ रहे हैं, मगर वो मूर्ख मानता ही नहीं। कहता है कि बड़ी बहनों के रहते मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे, हम बहनों ने उनको किसी तरह तैयार किया कि हम बहनों के चलने के चलते भाई की ज़िंदगी तबाह करना कहाँ की समझदारी है। तब वो तैयार हुए, मगर मेरा भाई इमोशनली बहुत वीक है, तैयार नहीं होता। कहता है कि मान लो कोई ऐसी लड़की आ गई जो कहे कि तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकते, सबको बाहर करो, रोज़ झगड़ा करने लगे, तब तो और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कहाँ जाओगी तुमसे। उस मूर्ख को हम बहनें समझाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, हम अब इतना कमाते हैं कि अलग किराए पर मकान लेकर रह लेंगे, आगे पैसा इकट्ठा करके कोई दूसरा मकान रहने भर का बनवा लेंगे। मगर जितना हम लोग उसको समझाते हैं, पलट कर उसका दुगना वह हम सबको समझाने लगता है। अब तो ऐसे बिहेव करता है जैसे घर का सबसे बड़ा वही है। इधर साल भर से पापा अम्मा से रोज़ बहस झगड़ा करता है कि मकान बेचकर बहनों की शादी कर दो। दुनिया में बहुत लोग किराए पर रहते हैं, हम लोग भी रह लेंगे। वो लोग नहीं माने तो उनकी इंसल्ट करने लगा कि आप लोगों को अपनी लड़कियों के फ्यूचर से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है। इस पर भी पेरेंट्स नहीं माने तो घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देने लगा। आखिर रोज़ कहते कहते मम्मी पापा को मना ही लिया। अब मकान बेचने और हम बहनों की शादी ढूंढने का काम एक साथ चल रहा है। हम बहनों की बात सुन ही नहीं जा रही। शांभवी की बातों को ध्यान से सुन रही हनुआ ने खुश होते हुए कहा, बहनों को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा भाई मिला है, नहीं तो आजकल कौन भाई बहनों के लिए इतना सोचता है। सब सेल्फ डिपेंड होते ही शादी वादी कर अपनी दुनिया में खो जाते हैं, परिवार को पूछते ही नहीं। शांभवी बोली, हाँ ये तो है,
लेकिन ये भी तो सही नहीं कि हम बहनें ऐसे भाई पेरेंट्स के लिए इतने सेल्फिश हो जाएं। मकान बेचकर जहाँ किसी तरह खींचतान कर हम तीनों की शादी हो जाएगी, वही परिवार के बाकी तीनों सदस्य तो परेशानी में आ जाएंगे ना। फिर जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए इस बात की क्या गारंटी कि शादी के बाद हम तीनों खुश ही रहेंगे। और फिर भाई की सर्विस भी कोई सरकारी नहीं है, कोई सिक्योर जॉब नहीं है, आज है कल रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हम ही लोग कितनी जॉब छोड़ चुके हैं। जॉब शुरू करके साल 1.5 साल आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक ही नौकरी चली जाती है। हम विनिंग लाइन से सेकंड बार में स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे भाई का सॉल्यूशन, उसका विजन ही सही लग रहा है। तीनों बहनों की शादी हो जाएगी, किराए पर रहते हुए भी उसकी शादी में अड़चन नहीं आएगी। और जो व्यक्ति इतना ब्रॉड माइंडेड होता है वो भविष्य बेहतर बनाने में भी सक्षम होता है। वह मकान वगैरह सब बना लेगा। ऐसे विजनरी, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड हार्ट वाले लोग मिलते कहाँ हैं शांभवी। यहाँ अगर मैं ठीक होती ना तो तुमसे सिफारिश करती कि अपने भाई से मेरी शादी करा दो। इतना कहकर हनुआ खिलखिला कर हंस पड़ी। शांभवी भी हंस दी। उसे हनुआ की बात से ज़्यादा आश्चर्य इस बात का था कि इतने दिनों में वह पहली बार हनुआ को ऐसे खिलखिला कर हंसते देख रही थी। लेकिन यह सब बस कुछ ही सेकंड का था। हनुआ की हंसी बादलों में क्षण भर को कौंधी बिजली की तरह गायब हो गई। फिर से पूरे चेहरे पर कसैलेपन की रेखाएं उभर आई। शांभवी को उसकी हालत समझते देर नहीं लगी, मगर कहे क्या, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी हनुआ बोल पड़ी, शांभवी माफ करना, हम जैसों को तो ऐसे सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। हम न किसी के हो सकते हैं न किसी को अपना सकते हैं। किसी के साथ अपने को मजाक में भी जोड़ना हमारे लिए पाप ही है। यह सुनते ही शांभवी ने कहा, ओफो हनुआ, तुम भी न जाने कभी कभी तुम्हारी बातों से लगता ही नहीं कि तुम 21वीं सदी की पढ़ी लिखी पर्सन हो। कैसी कैसी बातें दिमाग में भर रखी है यार, इतना टेक्निकल नहीं होना चाहिए। हनुआ बोली, मैं टेक्निकल नहीं हूँ शांभवी, देखो ना, अभी तुम्हें सिर्फ एक सेंटेंस बोलने में कितनी मुश्किल हुई। तुम आसानी से यह भी नहीं बोल पाए कि मैं 21वीं सदी की एक पढ़ी लिखी गर्ल हूँ। बड़ी कोशिश करके तुमने एक रास्ता निकाला, मुझे पर्सन बोला, मेरा जेंडर तय नहीं कर पाई। शांभवी, हम जैसों को तो नेचर ने ही इतना टेक्निकल बना दिया है कि हम और टेक्निकल होने की सोच ही नहीं सकते। हमारी टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ के कानून विदों को 65 साल लग गए फार्मों में हमारे लिए थर्ड जेंडर का तीसरा कॉलम बनाने में। अब तुम ही बताओ, इस हालत में हम जैसे लोग सोच भी सकते हैं टेक्निकल होने की? धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।